नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे कोरोना क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आप सभी के लिए आज की इस यूनिट में हम बात करेंगे यूनिट नंबर 6 और ये आपका अंतिम यूनिट है थर्ड पेपर का छठवां यूनिट, औपनिवेशिक शिक्षा की समालोचना और वैकल्पिक प्रयोग। इसमें हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। तो आप लोग सबसे पहले हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें, ठीक है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है जिसमें आपको विभिन्न प्रकार की जानकारियाँ दी जाती हैं। अब आइए हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट प्रश्नों की। सबसे पहले आपको प्रश्न याद रखना है कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। तो आर्य समाज की स्थापना की बात करें तो 1875 में हुई थी इसकी स्थापना, और ये स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी, ठीक है। याद रखना आप लोग इसको। अगला प्रश्न है कि वैदिक पद्धति को पुनर्स्थापित करने का श्रेय किसको जाता है। तो ये दयानंद सरस्वती को ही जाता है भाई, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, देखिए, एंग्लो वैदिक विद्यालय की स्थापना किनके द्वारा की गई थी। तो याद रखना, राष्ट्रवादी विचारकों के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हम एक ऐसे शिक्षणालय की स्थापना करना चाहते हैं जो वर्तमान शिक्षा प्रणाली के गुणों की रक्षा करता हुआ उसकी त्रुटियों को पूरा करे। ये स्टेटमेंट किसका है, ये कथन किसका है, ध्यान रखना, लाला लाजपत राय का कथन है, ठीक है ना, याद रखेंगे आप लोग। अगला प्रश्न है आपका, आर्य समाज का मूल सिद्धांत क्या था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। तो इनका नारा था, एक मूल सिद्धांत था कि वेदों की ओर लौटो, मतलब ये वैदिक शिक्षा पद्धति को सर्वोपरि मानते थे आर्य समाज के लोग। नेक्स्ट प्रश्न है, गुरुकुल विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी। तो याद रखना 1902 के अंदर हुई थी, ठीक है ना, गुरुकुल विश्वविद्यालय की स्थापना। नेक्स्ट प्रश्न है, ये भैया हरिद्वार के अंतर्गत कब खोला गया था। हरिद्वार में इसको लाया गया था 1924 के अंतर्गत, उत्तराखंड में गुरुकुल विश्वविद्यालय स्थापना सबसे पहले हुई थी इसकी 1902 के अंदर, लेकिन आपको याद रखना है उत्तराखंड के अंदर इसको लाया गया था 1924 के अंदर। देवबंद संस्था कब स्थापित की गई थी। तो 1867 ईस्वी में की गई थी, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, एक क्वेश्चन आपका ये है, ये पुस्तक किसकी है, याद रखना आप लोग, सॉरी, ये नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन, ये जो संस्था है इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो ये रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। विश्व भारती की स्थापना कब की गई थी। ये अपनी हुई थी 23 दिसंबर 1921 ईस्वी को, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, श्री निकेतन की स्थापना किसके द्वारा हुई थी। ये भी रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए यहाँ पर आते हैं, ठीक है, डीएवी की स्थापना के पीछे मूल विचारधारा क्या थी। तो डीएवी की स्थापना के पीछे एक ऐसी राष्ट्रवादी विचारधारा के लोग थे जो अपने बच्चों को अंग्रेजी भाषा और आधुनिक विज्ञान तो पढ़ाना चाहते थे, मगर साथ ही अपने पारंपरिक मूल्य आचार विचार से उन्हें विमुख भी नहीं होने देना चाहते थे। वे साथ साथ हिंदू धर्म को भी एक सुधरे हुए रूप में देखना चाहते थे। तो ये डीएवी की स्थापना के मूल विचार थे, ठीक है ना, याद रखेंगे आप लोग। और याद रखना आप लोग, डीएवी की जो विद्यालय स्थापना है, डीएवी प्रकार के जो विद्यालय हैं उनको साकार करने का प्रमुख जो श्रेय जाता है वो लाला हंसराज जी को जाता है ना। ये आप लोग सबसे पहले याद रखेंगे। और कब खोला गया था, ये पंजाब में खोले गए थे सबसे पहले, उसके बाद धीरे धीरे पूरे इंडिया के अंदर खोले गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, देखिए अब आता है अगला प्रश्न है, कांगड़ी विश्वविद्यालय, कांगड़ी विश्वविद्यालय की शिक्षा व्यवस्था कैसी थी। इस विश्वविद्यालय में 6 से लेकर के 8 वर्ष तक के विद्यार्थियों का प्रवेश होता था और सामान्यतः 14 वर्ष तक शिक्षा प्राप्त करने के बाद स्नातक हो जाता था। उसके बाद 2 वर्ष तक और पढ़ाई करने के बाद उसे वाचस्पति की उपाधि मिल जाती थी, इसके अंदर ये होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दारुल उलूम संस्था ये कहाँ पर स्थापित की गई थी। तो याद रखना आप लोग, देवबंद उत्तर प्रदेश में स्थापित की गई थी 1867 ईस्वी के अंतर्गत, ओके। अगला प्रश्न है आपका, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व भारती, ठीक है ना, विश्व भारती के मुख्य उद्देश्य क्या है। तो भारत की संस्कृति की विविध अवधारणाओं के साथ में जोड़ना, ज्ञान के शोध के अवसर पैदा करना और ज्ञान के जरिए व्यक्तियों को वास्तविक जीवन के साथ जोड़ना, ये विश्व भारती संस्थान के क्या थे, उद्देश्य थे। अगला प्रश्न है आपका, ब्रह्मचर्य आश्रम की स्थापना कहाँ पर की गई थी।
तो याद रखना, ब्रह्मचर्य की स्थापना शांति निकेतन के अंदर हुई थी 1901 ईस्वी के अंतर्गत, ठीक है ना। और इसकी स्थापना की थी साथियों, शांति निकेतन की स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर ने। अधिवेशन के उद्घाटन में उन्होंने वंदे मातरम गीत भी गाया था। तो याद रखेंगे आप लोग, वंदे मातरम जो हमारा राष्ट्रगान है, ये राष्ट्रगान रविंद्रनाथ टैगोर ने ही लिखा भाई। अगला प्रश्न आप लोगों के लिए है, टैगोर के शिक्षा दर्शन में संगीत और संस्कृति का महत्व क्या है। तो उन्होंने बताया कि संस्कृति और संगीत में एक दूसरे में गहरा संबंध है। उनकी शिक्षा दर्शन में प्रकृति और संगीत, ड्रामा, पेंटिंग और नृत्य सभी का महत्वपूर्ण स्थान था। ओके, अगला प्रश्न आप लोगों के लिए आता है, देखिए। यहाँ पर आते हैं अति लघुत्तरात्मक प्रश्नों पर, सॉरी लघुत्तरात्मक में। आर्य समाज ने अंग्रेजी के महत्व को क्यों आवश्यक माना। आर्य जो समाज थी उसमें अंग्रेजी शिक्षा की बात क्यों की गई थी, इंपॉर्टेंस क्यों मानते थे इसको। अंग्रेजी के महत्व को आवश्यक मानने का, समझने का कारण शिक्षा की विषय वस्तु इंग्लैंड में पढ़ाई जा रही विषय वस्तु से अलग नहीं होना था। एक प्राचीन धारणा के अनुसार भारत की शिक्षा प्रकृति अधिकांशतः धार्मिक थी, उसमें व्यावहारिक तकनीकी शिक्षा की कमी थी। इस प्रकार तकनीकी शिक्षा को ब्रिटिश काल में उनकी भाषा में सिखाया जाना उचित प्रतीत होता था, ठीक है, ये आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, रविंद्रनाथ टैगोर ने अंग्रेजी शिक्षा का विरोध क्यों किया था। आर्य समाज तो चाहती थी अंग्रेजी में शिक्षा देना, लेकिन रविंद्रनाथ टैगोर इसका विरोध क्यों करते थे। रविंद्रनाथ टैगोर भारतीय संस्कृति के पोषक थे। वे प्राकृतिक वातावरण में गुरुकुलीय शिक्षा पद्धति में विश्वास करते थे। वे शिक्षा का माध्यम मातृभाषा को ही महत्व देते थे। वे मानते थे कि सारे भारतीय अंग्रेजी में अध्ययन नहीं कर सकते। वे अंग्रेजी भाषा के विरोधी नहीं थे, केवल शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी का विरोध करते थे। सच्चा ज्ञान मातृभाषा में ही प्राप्त किया जा सकता है। आज भी अधिकांश छात्र अंग्रेजी माध्यम को पसंद नहीं करते, तो ये इसलिए अंग्रेजी का विरोध करते थे रविंद्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न आपके लिए देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका यहाँ पर, रविंद्रनाथ टैगोर की शिक्षा के 3 बिंदु कौन कौन से, उसके आधारभूत सिद्धांत आपको याद रखने हैं। तो यहाँ पर मैंने कई सारे आधारभूत सिद्धांत लिखे, जैसे बालक की शिक्षा उसकी मातृभाषा में होनी चाहिए, शिक्षा प्राप्त करते समय बालक को स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, बालक को अपनी रचनात्मक प्रवृत्तियों के विकास हेतु आत्म प्रकाशन के अवसर दिए जाएं, बालक की शिक्षा नगरों से दूर प्रकृति की गोद में होनी चाहिए, प्रकृति की गोद में शिक्षा प्राप्त करते समय बालक को सामाजिक संपर्क स्थापित करने से अधिक अवसर दिए जाएं, जिससे उसमें समाज सेवा और स्वशासन की भावना विकसित हो सके। तो ये आप लोगों को इसके बिंदु याद रख लेने। अगला प्रश्न आपका आता है, देखिए, गांधी जी ने आधुनिकतावाद का विरोध क्यों किया भाई। क्योंकि वो आधुनिकीकरण यानी मशीनीकरण के खिलाफ थे गांधी जी। उनके लेखों में मिलता है कि मशीनों ने कैसे भारत को गरीब बनाया, उस नुकसान का अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। बंगाल में हथकरघा उद्योग फल फूल रहा था, और जहाँ मील है जैसे बम्बई में, वहाँ श्रमिक गुलाम बन गए थे। मुंबई की मिलों में महिलाओं की स्थिति को देखकर वे हैरान थे और कहा कि मिलों के आने से पहले महिलाएं भूखी नहीं मरती थी। उनका प्रस्ताव था कि उत्पादक मृण शिल्प हस्तशिल्प को स्कूली पाठ्यक्रम का केंद्र बिंदु बनाना और हस्तशिल्प कला के अध्ययन को संपूर्ण शिक्षण कार्यक्रम का केंद्रीय तत्व बनाना जरूरी था। गांधी जी आधुनिकतावाद का विरोध इसलिए करते थे क्योंकि आधुनिक मशीनों के द्वारा उत्पादन कार्य होने से लघु और कुटीर उद्योगों में लगे हुए लोग बेकार हो जाएंगे और श्रमिकों का शोषण होगा। अपने देश में लघु उद्योगों के ऊपर संकट खड़ा हो जाएगा और स्वदेशी के द्वारा लोगों को आत्मनिर्भर वो बनाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने इसका विरोध किया। अगला प्रश्न आप लोगों के है, देखिए, गांधी जी का जो स्वराज था, ठीक है ना, वो स्वराज से क्या तात्पर्य गांधी जी का, नए भारत के बारे में उनकी क्या सोच थी। स्वराज से गांधी जी का तात्पर्य भारत से अंग्रेजों को बाहर निकालकर स्वतंत्रता घोषित नहीं करना था, बल्कि उनका अभिप्राय एक पूर्णतः समाज स्थापित करना था। वे ब्रिटिश राज के मूल्यों जीवन शैली को एक सरल, ज़्यादा आध्यात्मिक और सामुदायिक जीवन शैली में बदल देना चाहते थे। गांधी जी के नए भारत की सोच में हर धर्म का बराबर और पूरा स्थान प्राप्त था।
साथ ही उसमें ऐसी मशीनों के लिए कोई स्थान नहीं था जो मानव श्रम को विस्थापित करे और ताकत को केवल कुछ हाथों में सौंप दे। भारत में नए समाज की स्थापना का उद्देश्य भारत के नागरिकों को स्वावलंबी और चरित्रवान बनाना था। तो ये प्रश्न आपका इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अगले प्रश्न पर आते हैं हम। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर आते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए यहाँ पर प्रश्न है जाकिर हुसैन प्रस्ताव के बारे में टिप्पणी, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब राष्ट्रपति थे हमारे। गांधी जी के वर्धा शिक्षा योजना प्रस्ताव पर देश में एक व्यापक विवाद छिड़ गया। खासतौर पर शिक्षा के स्वावलंबन वाले पहलू पर काफ़ी बहस हुई। इसलिए ज़रूरी हो गया कि शिक्षाविदों ने इस योजना पर गहन विचार और जांच करने को कहा। इस उद्देश्य से 22 से 24 अक्टूबर 1937 में वर्धा में राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन आयोजित करने का फैसला लिया, जिसमें शिक्षा पर कार्य करने वाले राष्ट्रीय स्तर के कार्यकर्ता और उन 7 प्रांतों के शिक्षा मंत्रियों ने भागीदारी की जहां कांग्रेस का बहुमत था। इस आयोजन के बाद डॉक्टर जाकिर हुसैन की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की गई। इससे अपेक्षा थी कि वे उपयुक्त संकल्पों के आधार पर एक विवरण तैयार करें। समिति ने 2 माह में अपने प्रतिवेदन प्रस्तुत किया कि जाकिर हुसैन समिति के प्रस्ताव कहलाए, जिनके प्रमुख तथ्य निम्नलिखित थे। अब उन्होंने अपनी इस मीटिंग के अंदर क्या क्या तथ्य रखे थे कि आधुनिक शैक्षिक विचारधारा इस विचार की सराहनीय करती है कि बालकों को उसकी उपयुक्त ढंग के उत्पादक कार्य द्वारा शिक्षित किया जाना चाहिए। वैज्ञानिक दृष्टि से यह उचित प्रणाली है, क्योंकि यह विद्यार्थियों को शास्त्रीय और सैद्धांतिक शिक्षा की निरंकुशता से मुक्ति दिलाती है। सामाजिक नज़रिए से अगर देखा जाए तो इस प्रकार की उत्पादक कार्य का शिक्षा में समावेश किए जाने से और उसमें राष्ट्र के सभी बालक बालिकाओं के भाग लेने से पूर्वाग्रह के वे बंधन खत्म हो जाएंगे। वे शारीरिक काम करने वाले श्रमिकों और बौद्धिक काम करने वाले श्रमिकों के बीच है। वे पूर्वाग्रह दोनों के लिए ही समान रूप से नुकसानदेही है। शैक्षिक नज़रिए से हम देख पाते हैं कि ज्ञानार्जन की प्रक्रिया में किसी उत्पादक काम को शिक्षा का आधार बनाकर मूर्त और वास्तविक बनाया जा सकता है। तो ये प्रस्ताव उनके थे, आपको याद रखना। अब आपका आता है एक अंतिम प्रश्न है, ठीक है ना। देखिए अगला प्रश्न है आपका यहाँ पर, परीक्षा उन्मुख शिक्षा बनाम प्राकृतिक शिक्षा, ये से मतलब क्या है, इन दोनों में आप लोग समझिए। परीक्षा उन्मुख के जो शिक्षा थी वो गांधी जी मानते थे, जबकि रविंद्रनाथ टैगोर जो थे प्राकृतिक शिक्षण को वरीयता देते थे। तो उन दोनों में तुलना की गई है, आप लोग ध्यान से सुनेंगे। टैगोर व गांधी जी दोनों ही परीक्षा उन्मुख किताबी शिक्षा के खिलाफ थे, जो रटकर पढ़ने को प्रेरित करता है। रटने और पुस्तकों से नकल करने के बीच बहुत कम अंतर था, क्योंकि रटने वाले भी जो कुछ किताबों में है उसे ज्यों का त्यों रख देते हैं। महात्मा गांधी ने बहुत अधिक किताबें न रखने की सलाह दी। उनके विचार में हमारे जैसे गरीब देशों में किताबें सोच समझकर रखवानी चाहिए और उनकी संख्या कम होनी चाहिए, अन्यथा गरीब बच्चे पढ़ाई से वंचित हो जाएंगे। टैगोर और गांधी जी ये गांवों की उन्नति और खुशहाली ये दोनों चाहते थे। इसलिए टैगोर ने प्रकृति की गोद में बोलपुर के अंदर एक शांति निकेतन विश्वविद्यालय की स्थापना की। उन्होंने सृजनात्मक कार्य और ग्राम कल्याण को बढ़ावा दिया। उन्होंने आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता पर जोर दिया। वे कहा करते थे कि शिक्षा फैक्ट्री में काम की दक्षता हासिल करने के लिए नहीं था, न ही विद्यालय और कॉलेजों में परीक्षा पास करने के लिए। सच्ची शिक्षा तपोवन में प्रकृति के साथ एकता हासिल करके की जा सकती है। गांधी के समान टैगोर का विश्वास था कि शहर के मुकाबले गांव शिक्षा के उद्देश्य के लिए उपयुक्त है। तो ये इन दोनों में आप लोग याद रखना कि प्राकृतिक शिक्षण और परीक्षा उन्मुख शिक्षण दोनों में अंतर, दोनों की कंपेयरिंग की गई है यहाँ पर। अब आप लोगों को याद रखना है कि हमारे जो एप्लीकेशन है खुराना स्टडी ऑफिशियल, उस पर आपको 20 मॉडल पेपर दिए गए हैं, जिसके अंदर आपको मैंने निबंधात्मक प्रश्नों का जिक्र किया है, छोटे प्रश्नों का जिक्र किया है, यानी 20 मॉडल पेपर आपको व्याख्या सहित है, जिसका प्राइस ओनली और ओनली केवल 109 रुपये, ठीक है। बहुत नाम मात्र का शुल्क है, जिसमें आपका पूरा 1 साल का कवर हो जाएगा पूरा मामला,
ठीक है, आपको चिंता नहीं करना है। हमारा मूल उद्देश्य जो है वो है हमारा पेपर को अच्छा पास करना। सिर्फ उसी के मकसद से मैंने इस कोर्स को लॉन्च किया है, जिस पे आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है और हज़ारों स्टूडेंट इसको परचेज़ कर रहे हैं साथियों। तो क्यों ना आप भी इसको ज्वाइन कीजिए, एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए खुराना क्लासेस को। ठीक है, आपको प्ले स्टोर पर भी मिलेगा और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दिया गया है। साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए। धन्यवाद।